खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आसाम के 3 करोड़ 29 लाख लोगों में से 2 करोड़ 89 लाख लोग ही अब भारत के बाशिंदे रह गए। आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट के सामने आने के बाद आज सियासी महाभारत छिड़ गई, क्योंकि इसके हिसाब से आसाम के करीब 40 लाख लोग इस देश के बाशिंदे नहीं रहे। ऑपोजिशन की तरफ से सबसे ज्यादा हमलावर अंदाज में ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। वो इसे बीजेपी की फूट डालो और राज करो की पॉलिसी करार दे रही। ममता का कहना है कि ये बंगालियों और बिहारियों को अपने ही देश में शरणार्थी बनाने की और उन्हें बाहर निकाल फेंकने की साजिश है। वहीं एआईयूडीएफ एमपी बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि बीजेपी आरएसएस के इशारे पर लिस्ट में मुसलमानों के इलाकों को निशाना बनाया गया है और कोशिश इस बात की है कि किसी भी तरह माइनॉरिटी वोट बैंक एकजुट न हो पाए। कांग्रेस भी इन 40 लाख लोगों के साथ हुई नाइंसाफी का मुद्दा उठा रही है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहना है कि यह सारा काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, इसलिए सरकार के रुख पर सवाल उठाना बेमानी है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल इसे सूबे के लोगों के लिए तारीखी लम्हा करार दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये 40 लाख लोग अगर हिंदुस्तानी नहीं तो क्या है इनकी पहचान। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आसाम में रहने वालों की सिटीजनशिप पर लटकी तलवार। 40 लाख लोगों के हिंदुस्तानी शहरी होने पर सवालिया निशान। एआईयूडीएफ ने बीजेपी और आरएसएस पर लगाया एनआरसी लिस्ट में गड़बड़ी का इल्जाम। एनआरसी रिपोर्ट से बेनिशा होने वाले आखिर जाएं तो जाएं कहां? ये 40 लाख हिंदुस्तानी नहीं तो फिर क्या है इनकी पहचान? आसाम में एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया गया, जिसमें तकरीबन 40 लाख लोगों के हिंदुस्तानी शहरी होने पर तलवार लटक रही है। ऐसे में अब तकरीबन 40 लाख अफराद को बेघर होना पड़ेगा, जिन्हें गैर कानूनी करार दिया गया। बताया जाता है कि ये लोग अपनी शहरियत साबित नहीं कर पाए। वहीं अब इस मामले में रियासती एनआरसी के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि वो सभी लोग जिनका नाम पहले ड्राफ्ट में था लेकिन फाइनल ड्राफ्ट में नहीं है, उन्हें जाती तौर पर एक पद दिया जाएगा ताकि वो एक बार फिर अपनी शहरियत को साबित कर सके। जिन लोग के नाम इस ड्राफ्ट में नहीं आ पाए किसी कारणवश, उनको पूर्ण तौर पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, जो प्रतिक्रिया 30 अगस्त से शुरू होगी और पूर्ण समय प्रदान किया जाएगा। एनआरसी फाइनल ड्राफ्ट में आसाम कांग्रेस के सदर पिनबोरा ने बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपनी सियासी फायदे की खातिर इस तरह के कदम उठाए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने जानबूझकर 40 लाख मजहबी और लिसानी अक़लियतों को एनआरसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि मरकजी हुकूमत इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदाराना बता रही है। This figure is very high figure. It is very surprising. It is unbelievable because there is no such number of illegal infiltrators in Assam. কিন্তু দেখুন আধার কার্ড আছে, নাম দেখুন, এরা কিন্তু মুসলমান নয়, হিন্দু মুসলমান দুটোই আছে। পলিটিক্যাল আইসোলেশন দেখুন এবং বিজেপি গভর্নমেন্টের আইসোলেশন দেখুন। নাম পদবি দেখেও বাদ দিয়েছে। বাংলার অনেক পদবীর লোক আছে, बांग्लादेशों আছে। यह एक ड्राफ्ट है, यह फाइनल एनआरसी नहीं है। हर किसी को क्लेम एवं ऑब्जेक्शन देने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। कानून में इसका प्रोविजन है और हर किसी को सुनवाई का पूरा मौका मिलेगा। एनआरसी में उन हिंदुस्तानी शहरियों के नामों को शामिल किया गया जो कि 25 मार्च 1971 से पहले आसाम में रह रहे हैं। कई सियासी पार्टियां और तंजीमें एनआरसी की मुखालफत कर रही हैं। इनका इल्जाम है कि हुकूमत अक़लियतों को मुल्क से बाहर निकालने के लिए इसका सहारा ले रही है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो थी वो आसाम गवर्नमेंट के अंडर में थी। आसाम गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है। आसाम गवर्नमेंट में वीएचपी के लोग हैं और हिंदू परिषद के आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए उन लोगों ने पूरी कोशिश की ज्यादा से ज्यादा खासकर हमारे माइनॉरिटीज के लोगों का नाम काटा जाए। 2017 में आसाम हुकूमत ने एनआरसी की पहली लिस्ट जनवरी में जारी की थी, जिसमें एआईयूडीएफ के लीडर बदरुद्दीन अजमल का नाम भी फहरिस्त में नहीं था।
अब दूसरी लिस्ट के जारी होते ही 40 लाख हिंदुस्तानी शहरी होने की तलवार लटक रही है। सवाल है, क्या ये 40 लाख हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर क्या है इनकी पहचान? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सबसे बड़ा सवाल आज प्राइम डिबेट में हम ये उठा रहे हैं कि ये 40 लाख लोग अगर हिंदुस्तानी नहीं तो क्या है इनकी पहचान? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का रुख रखने के लिए आदिल सिंह बोपराय साहब, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का चेहरा है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, और एमआरएम की तरफ से कई बार आसाम के दौरे पर भी यासिर जिलानी को भेजा गया वहां के हालात का जायजा लेने के लिए। डॉक्टर शुरू कमल दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संघ को आमतौर पर सपोर्ट करते हैं और आसाम से बड़ा गहरा नाता है, आसाम से ही आते हैं, आसाम को बखूबी समझते हैं। और साथ ही साथ अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुंबई से सीधे वो इस लाइव डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। और बदरुद्दीन अजमल साहब AIUDF के चीफ हैं, सांसद हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आज आसाम के 40 लाख लोगों पर NRC की ये लिस्ट, ये ड्राफ्ट सामने आने के बाद दरअसल एक तलवार लटका दी है आपने। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी सिटीजनशिप को कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से आसाम के तमाम इलाकों में रह रहे थे और आज उनको अपनी सिटीजनशिप साबित करनी होगी। अब उन लोगों के लिए आपका मैसेज क्या है? वो लोग क्या करें अब? ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है ये 1985 के तहत हुआ है, जिसके तहत अकॉर्ड हुआ था ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन और कांग्रेस के राजीव गांधी जी के बीच में ये अकॉर्ड हुआ था, जिसके पहले 6 वर्ष तक बहुत बड़ा एजिटेशन आसाम में हुआ था। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि आसाम में बहुत वायलेंट एजिटेशन हुआ था। उसके बाद उसके सॉल्यूशन के रूप में NRC करके ये अकॉर्ड हुआ था, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना सुप्रीम कोर्ट ने कंपल्शन डाली थी। कांग्रेस ने अकॉर्ड तो कर लिया, यानी जनता को, आसाम के लोगों को प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली उनको एक बेवकूफ बनाया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गया, PIL हुई और सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपने कहा है सॉल्यूशन के रूप में वही एक सॉल्यूशन है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और 2013 तक का उन्होंने डेडलाइन दी। कांग्रेस ने, UPA सरकार ने फिर कुछ नहीं किया। फिर 2015 से उन्होंने NDA सरकार को, मोदी सरकार को कहा कि आप इसको प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करिए, उसको इस्टेब्लिश करिए, और उसके तहत ये पूरी प्रक्रिया हुई है। और पहली लिस्ट 17 दिसंबर 17 में लागू हुई और अब ये हुई। ठीक है, और ठीक है अभी गोपाल जी, वो सारी डिटेल्स हमने अपनी स्टोरी में दे दी कि अब जो 40 लाख रह गए। नहीं, सुनिए नहीं गोपाल जी, ये जो लोग, इन 40 लाख लोगों का आज की तारीख में स्टेटस क्या है? हम उन्हें क्या कहकर पुकारें? उन्हें हिंदुस्तानी कहें या घुसपैठिया कहें, बांग्लादेशी कहें, क्या कहें? अभी यह प्रोसेस अभी कंटिन्यू कर रही है, ये एंड नहीं है ये लिस्ट। सर जो राजनाथ सिंह जी ने, होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने साफ कहा है कि जो लोग गोपाल जी वो तो कहा, लेकिन तोहमत तो लग गई ना, पूरी नहीं हुई है, वह 7 अगस्त तक उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नहीं, क्या लग गई अभी तो किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको, अगर आपको पासपोर्ट नहीं है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। 14 ऐसे आइटम्स थे, डॉक्यूमेंट थे, जिसके तहत आप प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके पास उन 14 में से एक भी नहीं है तो फिर आप किस बात के सिटीजन की शिप की यहाँ पे दुहाई ले रहे? 14 वो थे। उसके बाद भी आपका एक डी लिस्ट थी कि वोटर डिलीटेड लिस्ट में आपका नाम तो नहीं है। फिर एक फॉरेन ट्राइब्यूनल है कि अगर किसी कारण से इन सब के बाद भी आपके पास कुछ रह जाता है तो आप ट्राइब्यूनल में जाइए, वो तय करेगा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कि आप 1971 24 मार्च 1971 के पहले भारत आसाम में रह रहे थे कि नहीं। अगर यह सब नहीं है फिर आप क्लेम करेंगे तो फिर तो आप भारत के सिटीजन कैसे हो गए? अतीकुर रहमान साहब, क्या इस बात का कोई जवाब है?
जी समीर, देखिए जो गोपाल जी ने कहा, मुझे ऑडियो काफी इको हो रहा था, समझ में नहीं आया। अच्छा। मगर जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने आज कहा पार्लियामेंट के अंदर और बीजेपी का जो स्टेटमेंट आया उससे यही निचोड़ निकलता है। देखिए सेंट्रल लीडरशिप जो आर्ग्यूमेंट दे रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो मामला चल रहा है, हमको उसमें शक नहीं है। सेंट्रल लीडरशिप की बात इनके फ्रिंज मानते नहीं है। एक डर का माहौल है। एक जो निचले तबके के आसाम के लोग हैं, आप मुझे बताइए समीर, मुझे मालूम पड़ा कि एक फैमिली के अंदर हस्बैंड का नाम है, वाइफ का नहीं है, 2 बच्चों का है, 2 बच्चों का नाम नहीं है। बिल्कुल, ये है समस्या, ये प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो ये सारी चीजें परेशानियां पैदा कर रही हैं। हाँ। एग्जैक्टली, ये एक डर का माहौल है और इनके फ्रिंज इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। इस वजह से ममता बनर्जी और कांग्रेस के लोग ये दावा कर रहे हैं कि इनकी गारंटी कैसे मिलेगी कि फ्रिंज इनके जो है सिक्योरिटी को नुकसान ना पहुंचाए। और अतीकुर रहमान साहब, अभी इन 40 लाख लोगों का स्टेटस दिसंबर 2018 तक का क्योंकि वक्त दिया गया है, तब तक इन 40 लाख लोगों का स्टेटस क्या होगा, इस पर क्लैरिटी है क्या कुछ आपके हिसाब से? जी, मैंने दूसरे चैनल पे देखिए बीजेपी के प्रवक्ता से बात की थी, तो उनका जवाब था कि फिलहाल हम ये कोशिश कर रहे हैं, इसको रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा, आगे की बात जो है ना वो आगे बताई जाएगी। मतलब इसके अंदर सरकार का कोई खुलासा नहीं है। मैंने उनको याद दिलाया था कि यूएन के मेंबर होने के नाते नॉन रिफॉल्वमेंट ट्रीटी के हम वो साझेदार बनते हैं। नॉन रिफॉल्वमेंट ट्रीटी के तहत हम किसी भी पॉपुलेशन को कहीं पर भी उठा के फेंक नहीं सकते हैं, डिपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उनकी जानो माल की सुरक्षा की गारंटी हमारे पास नहीं हो, उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा की गारंटी हमारे पास बांग्लादेश या जहां कहीं भी आप उनको डिपोर्ट कर रहे हैं उनसे आप ना लें। ये नॉन रिफॉल्वमेंट ट्रीटी का भारत को पूरी तरह से उसको मानना पड़ेगा। ठीक है। आदिल सिंह बोपराय कनेक्ट हो चुके हैं। आदिल सिंह बोपराय साहब, मेरा सवाल आपसे यह था कि अब जिस तरह से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दरअसल ये समाज को बांटने की कोशिश है, जिस तरह से ये लिस्ट जारी की गई है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं जबकि जो कुछ हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है? देखिए समीर भाई, भारतीय जनता पार्टी सोसाइटी में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि असम सरकार ये आइडेंटिफिकेशन और एसेटेनमेंट करेगी। ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये काम असम की सरकार का है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी दुविधा यह है कि जिस ढंग से और जिस एक्सरसाइज को एनआरसी ने फॉलो किया है, असम सरकार ने फॉलो किया है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें, वो गलत ढंग से किया गया है। एक मैं आपको ऐसे उदाहरण देता हूं, एक बीएसएफ का हमारा जवान है, साउथ में पोस्टेड है, उसकी माता जी को एक्सक्लूड किया गया है, वो उनका नाम है इस 40 लाख में। अब ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि जो सैनिक है उसकी माता जी को भी आपने 40 लाख में इंक्लूड नहीं किया। दूसरी बात। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी बड़े स्पष्ट तौर से कह रही है इसे मजहब के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, पर जो भारतीय हैं, जो इंडियन सिटीजन हैं, उन्हें तो आप गलत तरीके से एक्सक्लूड थोड़ी कर सकते हो। इसीलिए इस पे एक ह्यूमेन पर्सपेक्टिव की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का इनका एक विचारधारा है, इनकी एक आइडियोलॉजी है, उसे वो प्रोपगेट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल यह कह रही है जो भारतीय हैं, वो सिटीजन हैं, उन्हें दुविधा नहीं आनी चाहिए, उन्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सही ढंग से आइडेंटिफिकेशन करिए सो दैट कोई भारत का नागरिक को दिक्कत ना आए इसमें। नहीं, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। सही तरीका क्या होगा? ये तो सरकार ही करेगी ना, ये तो सरकार ही करेगी। असम की सरकार की जिम्मेदारी तो है। इनसे पूछो ना बोपराय जी से, वो सही तरीका जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? जो हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ। जो गलतियां हुई हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि उसको सुधारने का वक्त दिया गया है दिसंबर 2018 तक का। अब और क्या हो? 1 मिनट गोपाल जी, आदिल साहब जल्दी से। नहीं समीर भाई इनसे पूछो तो सही बोपराय जी से कि देखिए जो आइडेंटिफिकेशन, 1 मिनट अग्रवाल साहब, 1 मिनट सुन लीजिए। पता है गोपाल जी, अग्रवाल साहब जवाब दे रहा हूं मैं आपको। 85 असम गण परिषद और राजीव गांधी के बीच जो पैक्ट हुआ सबको पता है जी। आदिल जल्दी से जवाब। पता है। देखिए देखिए समीर भाई, असम अकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के समय हुआ था। ये आइडेंटिटी, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अग्रवाल साहब, इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? आपका जवाब दे रहा हूं सवाल का मैं।
अरे अग्रवाल साहब, सुनने का थोड़ा कष्ट करिए सुनने का। आपका ही जवाब दे रहा हूं, आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूं। हम केवल यह कह रहे हैं कि जो ये एक्सरसाइज है एनएसआरसी की, वो सही ढंग से की जाए, कि जो भारतीय हैं वो एक्सक्लूड नहीं किया जाए। आज राजनाथ सिंह जी आप मान रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से एक्सक्लूड किए गए हैं। आप देखिए, आप भारतीयों को इतनी दिक्कत और इनकन्वीनियंस में डाल रहे हैं। जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप उन्हें फॉरेनर डिक्लेयर कर रहे हैं। हम केवल यह कह रहे हैं कि सही ढंग से करिए, ह्यूमेन पर्सपेक्टिव से करिए। इसमें जल्दबाजी करके और गलत तरीके से हिंदुस्तान के नागरिकों को अब स्टेटलेस ना बनाएं, हम ये कह रहे हैं। इतना समझिए आप। ठीक है, यासिर जिलानी, सबसे बड़ा आरोप जो है वो ये लगाया जा रहा है, चाहे वो बदरुद्दीन अजमल हो या फिर जो वहां के लोकल लीडर्स हो। एक मिनट गोपाल जी, प्लीज एक एक करके मुझे सबसे सवाल पूछ लेने दीजिए, इजाजत दे दीजिए मुझे इसकी। यासिर, सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जा रहा है कि भाई जो कुछ हुआ, ये जो लिस्ट तैयार की गई, ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों के इशारे पर तैयार की गई है, इसीलिए मुस्लिम इलाकों को टारगेट किया गया है। सीधा सवाल ये आपके लिए। देखिए, मैं ना तो कांग्रेस के 85 के इतिहास में जाऊंगा, ना मैं ये कहूंगा, मैं इंसानियत को देखते हुए और हिंदुस्तानियत को देखते हुए अपनी बात रखूंगा। आप यकीन नहीं करेंगे, जो सबसे मोस्ट इफेक्टेड वहां के जो जिले हैं, कोकराझार, धुबरी, बारपेटा, बोंगाईगांव, ग्वालपाड़ा, करीमगंज, हैलाकांडी, यहां पे लोगों की अभी सिचुएशन, क्योंकि कांग्रेस ने सिलेक्टिव होके बात करी। अभी कांग्रेस ने एक बीएसएफ के जवान का तो नाम ले लिया, लेकिन उन्हीं एनआरसी लिस्ट में जो नाम नहीं आए, बीजेपी के कई लीडर के नाम नहीं आए, वहां के लोकल लेवल पे बड़े लीडर हैं, उनके नाम भी नहीं आए। बीजेपी के रमाकांत देवरी, उनका नाम नहीं, उनकी फैमिली का नाम नहीं। ये बात ना करे। इस वक्त हमें ये सोचना है कि जो लोग भारतीय नहीं है, जो फॉरेनर हैं, उनकी भारत के भूमि पे 1 इंच भी आप बताइए, क्या आप इसको मानेंगे कि जो भारतीय नहीं है, जो घुसपैठी है, उनको हम अपने ऊपर बोझ बना के रखें? आप बिलीव नहीं करो, आबादी इन शहरों की, लेकिन घुसपैठियों के चक्कर में किसी हिंदुस्तानी का नुकसान नहीं होना चाहिए ना, उसको अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए हम थोड़ी छोड़ देंगे। देखिए, अगर आप हमारे गृह मंत्री को आज अपने सुना है, उन्होंने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की बात कह दी। उन्होंने कहा कि अभी आप दिसंबर 2018 तक लास्ट के 18 तारीख कोर्ट करी गई है, वहां के चेयरमैन है, उन्होंने जब अपनी बात रखी कि आप अपनी जो भी आपके पास पहचान है, आपके दादा परदादा से आपकी वहां की जो भी पहचान है, वो सामने लाइए, क्लेम कीजिए, और अगर आप हिंदुस्तानी पाए जाएंगे तो आप हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे। आप हिंदुस्तानी नहीं है तो आपको बाहर जाना होगा। कांग्रेस भी नहीं बचा पाएगी, और कांग्रेस भी जो इस तरह की प्रोपेगेंडा झूठ का या सिलेक्टिव होकर कर रही है, वहां के आसाम के लोगों के बारे में सोचिए। आसाम के लोगों की खेती नहीं है इस वक्त, आसाम के पास रोजगार नहीं है। पिछले आपके 15 साल के कांग्रेस के सरकार में, तो अभी सरकार किसकी है? अभी भाजपा की सरकार है। उन्होंने मजबूती से ये काम किया है, तभी तो ये काम सामने आया है। एनआरसी का जो 85 से लटका हुआ मामला था, आज अगर सामने सुप्रीम कोर्ट लेके आई है, एक मजबूत सरकार के मजबूत इरादे से लेके आई है, लेकिन वहां के आसामी बंधुओं का हमें लगता है कि उनके हित के बारे में। एक मिनट आदिल, थोड़ा सा इंतजार, आदिल थोड़ा सा इंतजार। डॉक्टर शुरू कमल दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दत्ता, आप आसाम को बखूबी समझते हैं, लेकिन मुझे यह बताइए कि आज जब 40 लाख लोगों के सिर पर यह तलवार लटक गई है कि भाई वो उनकी नागरिकता चली गई, उनकी सिटीजनशिप चली गई, अभी तो वो यही सोच रहे हैं, अब उनको प्रूव करना पड़ेगा। मान लीजिए कि दिसंबर 2018 तक, मैं कहता हूं 50% लोग भी इसमें से प्रूव कर देते हैं, 20 लाख लोग प्रूव कर देते हैं कि नहीं वो इंडियन सिटीजन है। 20 लाख जो बचे, उनका होगा क्या? कोई इस सवाल का जवाब दे दे बस। उनको क्या बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, और क्या बांग्लादेश इसके लिए तैयार है? मैं समझता हूं कि यह बहुत ही पेचीदा मामला है, और इस पेचीदा मामले को उस तरह से देखने की आवश्यकता है। आपको याद होगा, ये मामला तभी इसकी शुरुआत हुई थी, IMDT एक्ट आसाम को लेके, जो इलीगल माइग्रेंट वाला इशू लेके एक स्पेशल एक्ट है आसाम के लिए। वो IMDT एक्ट को तरुण गोगोई की सरकार ने खारिज करने की कोशिश की थी, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को खारिज किया था और फटकार लगा था, उसके बाद आसाम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी, उन्होंने खुद कहीं ना कहीं पे माना था सुप्रीम कोर्ट में, एफिडेविट के माध्यम से, जब आसाम सरकार ने एफिडेविट दी थी,
उन्होंने कहीं ना कहीं पे माना था कि अनुमानित 1.5 करोड़ के आसपास इलीगल इमिग्रेंट्स है आसाम में, और ये बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है। चाहे वो बोंगाईगांव हो, चाहे वो धुबरी हो, चाहे वो नलबारी हो, चाहे वो बरपेटा हो, हाइलाकंदी हो, सोनाई हो, आपके हाफलॉन्ग हो, तमाम इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट्स। अब क्या थोड़ा सा इसकी इतिहास पे जाने की आवश्यकता है इस चीज को समझने के लिए। आसाम के लगभग ऐसे 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। हाँ। ये केवल आसाम के परिपक्ष में ये बात नहीं है, ये पूरे पूर्वोत्तर को लेके है, और बंगाल भी उसमें शामिल है, और इसलिए ममता बनर्जी इस तरह की गुहार दे रही है, क्योंकि बंगाल में भी ये बहुत ममता बनर्जी को तो ये खतरा हो रहा है कि आसाम से आप इन लोगों को निकाल कर बंगाल भेज देंगे। नहीं, बंगाल में उनके ऊपर जिम्मेदारी बंगाल में खुद बहुत सारे करोड़ों में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बंगाल में। हाँ। चाहे वो आप पेट्रापोल बोलिए, मुर्शिदाबाद बोलिए, दिनाजपुर बोलिए, ऐसा कोई जिला नहीं है, हुगली नहीं है, हावड़ा नहीं है जहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है। ये बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं तो समझता हूं कि अभी जो आकलन करके जो 40 लाख जो निकाला गया है, वो तो एक बहुत ही एक होलिस्टिक और एक बहुत ही कमजोर नंबर है। अच्छा, इससे भी ऊपर है। आप कह रहे हैं कम है? ये इलीगल इमिग्रेंट्स है और बहुत कम है। ये इलीगल इमिग्रेंट्स यानी इससे ज्यादा है आसाम में? इससे ज्यादा है। और मैं सेंसस रिपोर्ट उठा के साबित कर सकता हूं। धुबरी का मैं एग्जांपल देता हूं। 1901 का सेंसस रिपोर्ट आप उठा के देखिए, वहां पे 97% पॉपुलेशन हिंदुओं का था। आज धुबरी में आप रिलीजियस बेसिस पे आप अगर सेंसस का अगर वो डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन आप अगर करेंगे, आज 2011 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से 97% इलीगल इमिग्रेंट्स हैं धुबरी में, और केवल 3% हिंदू ओरिजिनल पॉपुलेशन बच गए हैं। बरपेटा का भी वही हालत है, का भी वो हालत है, नलबारी का वही हालत है, कोकराझार का वही हालत है। बात यानी हिंदू मुस्लिम वोट बैंक पर ही आ गई, हिंदू मुस्लिम वोट बैंक पर ही आ गई। और एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल जो है, अगर मुस्लिम है तो उस पे हमें कतराना नहीं चाहिए। वो बांग्लादेश के उस पार से आए हुए लोग हैं और उनका इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की तरह नहीं, बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी के तौर पर देखना चाहिए। लेकिन एआईयूडीएफ के जो बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, इसके बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, इस डिबेट को ज्वाइन करने वाले हैं, उनका यह सीधा आरोप है कि कहीं माइनॉरिटी वोट बैंक कंसोलिडेट ना हो जाए, इसलिए साजिशन इस तरह की लिस्ट जारी की जा रही है। उनसे हम जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इन 40 लाख लोगों का आगे क्या मुस्तकबिल रहने वाला है, इस पर भी बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। आसाम में एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट आ चुका है और इसके मुताबिक 40 लाख लोग अब इस देश के नागरिक नहीं रहे। इनमें से जिन लोगों को यह लगता है कि उनके पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको दिसंबर 2018 तक का वक्त दिया गया है कि वो अपनी नेशनलिटी प्रूव करें ट्राइब्यूनल के सामने जाकर। लेकिन बड़ा सवाल यह कि ये 40 लाख लोग अगर हिंदुस्तानी नहीं तो इनकी पहचान क्या है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब। 2-3 एग्जाम्पल्स है मेरे सामने। एक तो बीजेपी के ही आप ही की पार्टी के एमएलए रमाकांत देवरी साहब, उनके और उनके परिवार के मेंबर्स जो हैं उनका नाम गायब है इस लिस्ट से, और वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए मैं कोई कोशिश नहीं करने वाला क्योंकि मैं तो खुद एमएलए हूं, मैं जाकर अपनी नेशनैलिटी प्रूव करूंगा। दूसरे एक आर्मी के एक्स ऑफिसर हैं अजमल हक साहब, और एक एएसआई हैं शाह आलम साहब जो कि बाकायदा चीफ मिनिस्टर के सुरक्षा दस्ते में रह चुके हैं, सिक्योरिटी टीम में रह चुके हैं। ये सारे लोग जो हैं और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं हैं, तो उनके सामने बड़े संकट की घड़ी खड़ी हो गई कि अब वो जाएं अपनी नेशनैलिटी प्रूव करें, इसी देश के बाशिंदे हैं और इसी देश में उनको ये करना पड़ रहा है। देखिए समीर भाई, पहले तो आप जो कह रहे हो कि ये 40 लाख जिनका नेशनल एनआरसी में नाम नहीं है वो भारतीय नागरिक नहीं है, यह बात गलत है। आज इसको स्पष्ट रूप से गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में नकार दिया है कि कुछ जो नाम रह गए उनके लिए 7 अगस्त तक जो छूट गए हैं उनके बारे में सरकारी अधिकारियों को बताना पड़ेगा क्यों छूट गए, और फिर उन लोगों को 30 सितंबर तक का समय है
कि 28 सितंबर तक का, कि वह अपनी नेशनलिटी, वो डॉक्यूमेंट्स जो 14 डॉक्यूमेंट में से नेशनलिटी प्रूव नहीं करनी है, वो डॉक्यूमेंट देके अपना नाम उस रजिस्टर में चढ़वाना है। वही बात हो गई गोपाल जी, घुमा के कह रहे हैं आप बस कि अभी ये प्रोसेस अधूरा है। नहीं, हाँ नहीं, एक मिनट, एक और बात है समीर भाई, जब आप कह रहे हो कि भाजपा के एमएलए का भी नाम रह गया, तो फिर ये जो टीएमसी और ये जो कांग्रेस हमारे ऊपर जातिवाद और धर्म का जो राजनीति करने का इल्जाम लगा रही है, तो वो अपने आप में झूठा हो गया कि यह एक प्रोसीजरल लैप्सेस है। और उस इतने बड़े जब आप 3.5 करोड़ लोगों को आप रजिस्टर करना चाहोगे इतने शॉर्ट टाइम में, तो प्रोसीजरल लैप्स रहेगा। तो लेकिन उसको इसीलिए एंड नहीं कर रहे कि बाकी सबको 40 लाख को अब कल से डिपोर्ट करना जाएगा, उसके लिए वर्क परमिट देना है, उनकी सिटीजनशिप के एस्टेब्लिश करना है। नहीं है तो फिर तो वो सिटीजन नहीं है, लेकिन उनको रिफ्यूजी स्टेटस देना है, उनको वर्क परमिट देना है, उनको पूरे देश में कहीं और बसाना है। ये सब चीजें तो ह्यूमन राइट्स में भारत का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, वो सब देखे जाएंगे। आप उसको सब चीजों को डिनाई करके सीधे एक प्रोसेस को अगर इतना स्मूथन करना था, इतना स्ट्रीमलाइन करना था, तो 1985 से 2013 तक कांग्रेस के पास समय था ना, तो वो अगर अभी सब सलाह दे रही है तो वो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर देती। इतने 13 साल और 28 साल में जो प्रोसेस में अच्छी तरह से कर सकते थे, वो हमें 3 साल में क्यों करना पड़ता, 4 साल में क्यों करना पड़ता? सुप्रीम कोर्ट का डंडा लेके 3 साल में करना पड़ रहा है, तो वो 28 साल क्या कर रहे थे? आदिल सिंह बोपराय साहब, राजनीति वो करते हैं, काम वो नहीं करते। और सरकार उसके बाद राजीव गांधी सरकार, जिसने असम गण परिषद के साथ बाकायदा ये पैक्ट किया एक लंबे आंदोलन के बाद, जिसमें यह तय हुआ कि 1971 तक जो भी बांग्लादेशी असम में घुसे हैं उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी, बाकी को हटाया जाएगा। मुझे बस एक इस सवाल का जवाब दे दीजिए, यह सवाल पूरा देश जानना चाहता है आपसे कि इसमें इतनी देरी क्यों हुई और क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, उसके बाद सरकार को यह करना पड़ा? यह काम क्या बहुत पहले नहीं हो जाना चाहिए था? तब शायद नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो हैं वो भी बहुत कम होते और 28 साल तक आराम से करते। जी चलिए सुन लीजिए अग्रवाल साहब। समीर भाई, हमारी आपत्ति ये है कि जो ये एनआरसी की एक्सरसाइज की गई है ये गलत है। अब तो जिलानी साहब भी मान गए हैं कि कोई भाजपा का नेता भी इसमें है नहीं, तो आप फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश कर रहे हो जिसमें आपका एक विधायक भी नहीं है, तो आप हिसाब लगा लीजिए ये 40 लाख ये अरे सुन लीजिए जिलानी साहब, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस का ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जाके आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन आपके कर्मचारियों को ही करनी है जाके। अगर आपका विधायक ही इस लिस्ट में नहीं आता, इसका आप हिसाब लगा लीजिए तो किस तरीके की आइडेंटिफिकेशन है ये। इसका यह मतलब है कि जो अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, अब इंटरप्ट क्यों करी जा रहे हैं बीच में भाजपा वाले? हमें ये तो इल्जाम नहीं लगा सकते कि धर्म के आधार पे हो रहा है। क्यों? यह मतलब है कि जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, तो फिर क्यों कह रहे हो गलत तरीके से किया गया है? ये अपने आप में ही आप अपनी आर्ग्यूमेंट को आप ही गिरा रहे हैं। तरीका गलत है, आप कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन का तरीका गलत है, तो आपके हिसाब से ये जो 40 लाख का डेटा आया है ये कम है या ज्यादा है? आदिल साहब देखिए, ये 40 लाख का डेटा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। इस 40 लाख में ज्यादातर लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के सरजमीन में पैदा हुए हैं, सिटीजन्स हैं। अभी मैं दत्ता साहब को सुन रहा था, वो 1901 के सेंसस में पहुंच गए, मजहब को बीच में ले आए। हम कृपया रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके एफिलिएट्स को कि हर चीज को मजहब के दृष्टिकोण से देखना बंद करिए। आपका पूरा फुल टाइम एजेंडा ये है कि देश को मजहब के नाम में बांटना। अगर आपका विधायक क्या है आप समझिए, पैनलिस्ट में किसी भी आपको शर्म आनी चाहिए, मजहब को लेकर आ रहे हैं और आनी चाहिए। आपने 1200 करोड़ रुपए एक एक करके हैं और ये एक्सरसाइज में कितनी अनोमलीज हैं, आपको आज शर्म आनी चाहिए। गोपाराय जी से दत्ता जी जवाब दीजिए। वो आदिल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप अभी कह रहे हैं कि 40 लाख जो है ये बहुत ज्यादा है, तो वो असम सरकार की, तरुण गोगोई सरकार की जो एफिडेविट था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें तरुण गोगोई सरकार ने माना था कि 1.5 करोड़ के आसपास इलीगल इमिग्रेंट्स है असम में, क्या वो एफिडेविट झूठा था?
ये अगर सच है तो वो झूठ झूठ बोलते हैं। भगवान से डरिए थोड़ा। जहां बात आती है नेशनल टेलीविजन पे झूठ बोली जा रही है। कौन सा एफिडेविट है? दिखाइए एफिडेविट, दिखाइए एफिडेविट। कहाँ है ये एफिडेविट? क्या आरएसएस ने निकाला है ये एफिडेविट? आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, समीर भाई के शो पे चैलेंज कर रहा हूँ, आप ये दिखाइए एफिडेविट। झूठ बोलना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए। अगर ऐसा कोई एफिडेविट है तो दिखाइए, अगर ऐसा कोई एफिडेविट है तो दिखाइए। क्यों गुमराह कर रहे हैं देश को? क्यों गुमराह कर रहे हैं देश को? थोड़ा शर्म करिए आप, थोड़ा भगवान से डरिए। कितना झूठ बोलते हैं आप, कितना झूठ बोलते हैं। आप वो एफिडेविट दिखाइए ना। ऐसा कभी असम सरकार ने नहीं कहा, ऐसे कभी कोई सरकार ने नहीं अतीकुर रहमान साहब, एफिडेविट दिखाइए। क्या आपको लगता है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बात सारी पार्टियां ये कह रही है भाई मजहब ना देखो, लेकिन सियासत दरअसल कुछ ऐसी ही हो रही है कि मजहब के नाम पर सियासत जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, क्या आपको लगता है? और इसकी वजह यह है कि भाई जो घुसपैठिए आए हैं वो बांग्लादेशी मुस्लिम है, तो मुस्लिम वोट बैंक पर भी नजर है कुछ लोगों की, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यकीनन समीर, देखिए मुंबई के अंदर बहुत सारे बंगाल के और आसाम के लोग मजदूरी करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से जो है ना बात की है पिछले 2-4 महीनों के अंदर, और मुझे साफ तौर पे मालूम पड़ा है कि इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। देखिए ये वो पॉपुलेशन है जो 2 वक्त की रोटी जुटाना जिसके लिए मुश्किल होता है, और हर पॉलिटिकल पार्टी इसका इस्तेमाल करती है, उनका वोट बैंक बनाती है। और इसके सबूत मैं आपको दूं, देखिए जो अभी भी जो जिनके नाम नहीं आए हैं, जिनके नाम आए हैं, जो ये आदिल साहब कह रहे हैं कि ये कहीं पर एनोमलीज हैं, ये क्यों हैं? इनको वोट बैंक बना के रखा गया। इनके राशन कार्ड के अंदर समीर सिर्फ 2 टॉप जो घर के बड़े होते थे उनके नाम हुआ करते थे, बाकी अगर 10 मेंबर है तो 8 मेंबर के नाम गायब रहते थे। किसी का राशन कार्ड होता था, किसी का राशन कार्ड नहीं होता था, उनको सताया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, उनको वोट बैंक की सिर्फ वोटिंग कार्ड बना के दिया जाता था और वो भी वापस ले लिए जाते थे। इस तरह का शोषण इनका हमेशा से होता आया है। तो ये जो नेशनल रजिस्टर है ये बनना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है गवर्नमेंट से कि आपके फ्रिंज एलिमेंट इसको सिलेक्टिव किसी तरह से इस्तेमाल करके उनका और ज्यादा उनका शोषण ना करें, किसी तरह से उनको परेशान नहीं किया जाए। ये जो पीरियड है ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बात। यासिर, इसका मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये रजिस्टर तो बनना बहुत जरूरी है, उन लोगों की पहचान होना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है और आप सिलेक्टिव हो रहे हैं वहां पर दिक्कत है। सिलेक्टिव कौन लोग कह रहे हैं? जो विपक्ष के लोग हैं। मैं इस वक्त बिल्कुल इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, राजनीति नहीं करना चाहता हूं। आप यकीन माने उन लोगों के बीच में जाइए जिन जिलों का मैंने नाम लिया, हैलाकांडी, करीमगंज, कोकराझार, बारपेटा, डुबरी, वहां के लोगों के अंदर भय, भूख और भर्म का माहौल है। मैं सुबह से बात कर रहा हूं वहां के लोगों के बीच में। लेकिन जो हमारे भारत के गृह मंत्री का जब आज उन्होंने बयान संसद में दिया है, सुन लीजिए, राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए, नहीं तो वहां की पब्लिक आपको माफ नहीं करेगी। हमने पहले भी कहा है, हमने पहले भी कहा है कि भारत की भूमि का एक इंच भी घुसपैठियों के लिए नहीं होगा। अगर घुसपैठिया आपका विधायक ही रजिस्टर में नहीं है तो आप हिसाब लगा लीजिए उनके लिए उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। आपने हमेशा से राजनीति करी, आजादी के बाद से अगर आपने राजनीति नहीं मुसलमानों के साथ की होती तो आज मुसलमानों की हालत इतनी खराब नहीं होती। आप मान लीजिए और कम से कम इंसानियत को सोचिए, और इंसानियत के तहत आपके नेता सोचें। और इस वक्त जो सरकार काम कर रही है, तो ये बंगालियों को, बिहारियों को टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई टारगेट कर रहा होता तो उन्हें आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रहा होता, उनको अलग करके एक पहचान की, उनकी शान, एक भारत की अस्मिता के लिए उनके दिल में लगाओ। ये सरकार कर रही है। ठीक है गोपाल जी, बड़े-बड़े भाषण देना बंद करिए। आपकी भाषण नहीं दे रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। कम से कम इंसानियत की बात करिए। ठीक। गोपाल कृष्ण, एक मिनट, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, भाजपा को बताइए ना, सीधा आरोप है लिंचिंग जो चल रही है हिंदुस्तान में, भाजपा करवाती है। और एक बड़ा सवाल जो उन्होंने उठाया वो ये है कि क्या मोदी सरकार के पास इन 40 लाख लोगों के रिहैबिलिटेशन का कोई प्लान है क्या?
देखिए, पहली बात कि उनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है कि नहीं, यह आपने कैसे तय कर लिया? कोई सरकार उनको तो क्या होगा डिसलॉज कर रही है, इन डिपोर्ट 40 कर लाख रही है। लोगों का मैंने एक सवाल अभी पूछा कोई था चीज दत्ता जी बात से, नहीं है। मुझे लगता है उसका जवाब अभी तो मिलना चाहिए देखिए कि ये- मान लीजिए कि 20 लाख या 25 लाख लोग इसमें से ऐसे निकलते हैं जिनके बारे में पता चलता है कि वो बाहर से आए, घुसपैठिए हैं, फिर उनका होगा क्या? उनको या तो आप रिहेबिलिटेट करेंगे या कहीं डिपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश देखिए, देश भेजने तो की जो देश बातें को आपके तय लोग करना कर रहे हैं, पड़ेगा। क्या ये मुमकिन नहीं है क्या? समीर भाई, फिर तो देश को तय करना पड़ेगा। नहीं तो समीर भाई, फिर तो ये बात तय हो जाती है कि ये जो पिछली यूपीए सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए चुपचाप से लोगों को घुसाया। अगर देश से बाहर से इलीगल इमिग्रेंट हो गए तो इलीगल इमिग्रेंट पिछली को आप सरकारों ने रोहिंग्या जो की किया बात करिए उसका तो वो नतीजा 3 तो लाख सामने है। तो धर्म के अब आधार मुझे पे कौन आगे का राजनीति बताइए कर रहा ना है? कि मान लीजिए कि 10 हाँ, तो- लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख तो लोग फिर आइडेंटिफाई उनको कर लिया वर्क पर आपने, नहीं उसके समीर बाद भाई, उनका होगा उनको- क्या? हाँ, देखिए, फिर तो बांग्लादेश कहां से आए, बांग्लादेश को भी देखना पड़ेगा, विश्व के लोगों को भी, ह्यूमन राइट्स को भी देखना पड़ेगा। उनको हम वर्क परमिट देना है कि क्या करना? पहली बात है आइडेंटिफाई तो करें कि कौन घुसपैठी है, कौन भारत के सिटीजन है। 1971 तक तो हमने उनको दे दिया ना रास्ता। आप 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 1971 तक जो 24 मार्च तक आ गए, भाजपा के उनको लोकल तो आप नेता दे रहे हो ना आइडेंटिफाई करवाएंगे citizenship। तो कैसे होगा अरे काम? आप 1900 ठीक है, देश अतिकुर हित में रहमान साहब, आइडेंटिफाई आपको लगता है एक कदम सही आगे document कौन कर रहा है? है? तो भाजपा के नेता आप खुद ही बना रहे हो, रजिस्टर उनको बनने छूट के गए। बाद, आइडेंटिफिकेशन होने के बाद जो भी फाइनल नतीजे अरे आते हैं, ये जो तो ये फाइनल लिस्ट कांग्रेस होती ये है, जो धर्म की उसके जरिए हम राजनीति एक कदम करती है। आगे बढ़े। अब फिर बाद में दूसरा सवाल ये है कि उन लोगों का होगा क्या, तो उसकी तरफ आगे कदम बढ़ाया जाएगा। आपको लगता है हमने पहला कदम कम से कम उनको हम चले वर्क तो परमिट दे आगे सकते तो बढ़े। हैं, उनको वर्क परमिट दे अतिकुर सकते रहमान हैं, साहब। उनको रिफ्यूजी स्टेटस दे सकते हैं, उनको वर्क परमिट दे सकते देखिए, दत्ता हैं, साहब ने उनको भी- रिफ्यूजी ठीक स्टेटस है, दे साहब सकते ने भी हैं, इस तरफ उनको इशारा देश के किया। अलग अलग रहमान साहब को हिस्सों सुन में लीजिए। ये बहुत sensitive issue है। एस्टेब्लिश कर जिलानी सकते हैं, साहब का मैं उनके शुक्रगुजार हूं कि रिफ्यूजी पहली कैंप बार- बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अग्रवाल साहब, लेकिन इसका अतिकुर यह रहमान साहब। आगे क्या मुसीबत वाली बात है, क्या रास्ता कठिन है? इसका मतलब आप देश में कानून हो गया अग्रवाल साहब, नहीं लागू प्लीज। करेंगे क्या? सर जी, अग्रवाल साहब, एक मिनट। बोल रहे क्या हैं, वो सुन लें हम। बीएसएफ का जवान, क्या वो अतिकुर बीएसएफ रहमान का साहब बोलिए। जवान हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? अग्रवाल जी, क्या वो बीएसएफ का जवान जो हमारे देश के बॉर्डरों को सेफ अरे भाई, रखता है, उसके पास वो है ना हिंदुस्तान मौका, का नागरिक अभी है नहीं है? मौका है इसे क्या भाई। जवाब देंगे? आज अरे मौका है हमें भाई, 1200 करोड़ रुपए खर्चे हैं। एक मिनट, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, ऐसे वक्त बर्बाद होता है। अतिकुर रहमान साहब बोलिए, एक कदम आगे बढ़े। जी समीर, इसीलिए देखिए शुरू से जिलानी साहब ने अभी कबूल किया, मैं शुक्रगुजार हूं इनका कि ये क्योंकि सेंसिटिव इसीलिए है क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट का मामला इन्वॉल्व है। ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का इन्वॉल्वमेंट यहां पर इन्वॉल्वमेंट है, जो अगर ये मान ले तो ये मामला बहुत अच्छी तरह सुलझ जाएगा, पूरी की पूरी तरह से रजिस्टर तैयार हो जाएगा। और अब बात आएगी कि इसमें ह्यूमन राइट का एंगल कहां से देके और इसको सुलझाया जाए। दत्ता जी, अग्री करते हैं आप? मैं बेशक मानता हूं कि इसको बहुत ही सेंसिटिव वे में देखने की आवश्यकता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये बहुत ही पेचीदा और सेंसिटिव, क्योंकि घुसपैठियों के चक्कर में किसी हिंदुस्तानी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए ना। नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। दिसंबर तक का टाइम है, दिसंबर के अंदर जिन लोगों को लगता है कि नाइंसाफी हुआ है वो लोग पूरा इस पे अपनी बातें रख सकते हैं और मैं समझता हूं कि इस पे कहीं ना कहीं पे सुधार जरूर होगा। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण बात एक ये है कि बेस लाइन जो रखा गया है वो 1971 रखा गया है। बांग्लादेश तैयार होने के बाद उससे पहले जितने सारे लोग हैं वो भारत के नागरिकता ऑटोमेटिकली उनको बाय डिफॉल्ट मिल चुका है। 71 को बेस लाइन रखा गया है। अरे समीर भाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं बंगाली हूं, मैं जानता हूं कि वहां के बोली से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, जो आप नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे कि कौन बांग्लादेशी है और कौन यहाँ के हैं। आप चलिए मेरे साथ, और मैं भाजपा के प्रवक्ता और तमाम जितने सारे साथी हैं सबको मैं बोलता हूं कि चलिए मेरे साथ, और मैं भाषा के हिसाब से बता दूंगा कि कौन बंगाल भाषा बोलता है और कौन घोटी भाषा बोलता है जो वेस्ट बंगाल का है। दोनों की लिपि में जगत ज्ञानी है दत्ता साहब,
जमीन आसमान का फर्क है, उससे भी सरकार से भी ज्यादा बन जाती है कि कौन दत्ता साहब यहीं पर तो ह्यूमन राइट्स का एंगल आता है ना, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये दत्ता साहब यहीं पर ह्यूमन राइट्स का एंगल आता है। और आगे जाता हूं, मैं कहता हूं कि आसाम के परिपक्ष में जो ये नेशनल सिटीजनशिप का जो ये कानून के प्रावधान को लाया गया है, ये बंगाल में भी लागू होना चाहिए ये चीज, ताकि कम से कम हकीकत पता चले। और उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो दूसरा विषय है। समीर भाई, सकता है इनकी असली सोच निकलती है, इनकी सोच है विभाजन, जो लोग इलीगल है इनकी सोच है विभाजन, नागरिकता ना ये नहीं चाहते कि एक क्रेडिबल प्रोसेस हो, ये चाहते हैं कि देश के नागरिकों को, असली नागरिकों को भी डिस्क्वालीफाई तबके की ये सोच भी सामने आएगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि ये बंगालियों और बिहारियों को आसाम से बाहर निकालने की साजिश है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड बना हुआ है, पासपोर्ट बना हुआ है, और लोगों का सरनेम देखकर लिस्ट में उनका नाम लिस्ट से बाहर किया गया है। क्या इस आरोप को, इस एलिगेशन को एंडोर्स कर रही है आपकी पार्टी? देखिए समीर भाई, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, हमारा ये पोजीशन है कि जो पूरा प्रोसेस है उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर बीएसएफ जवान का परिवार कोई आप एक्सक्लूड करके फॉरेनर बता रहे हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए कि क्या प्रोसेस है। आपने 1200 करोड़ रुपए खर्चे हैं टैक्सपेयर्स के, समीर भाई 1200 करोड़ रुपए लगे हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। अगर आपने इतना शॉडी प्रोसेस किया है, जो अनोमलीज हैं, इसमें गलतियां हैं, तो क्या प्रोसेस, और ये फाइनल आपका ड्राफ्ट है, तो ऑब्वियसली भय का वातावरण तो फैलेगा असम में। अगर कोई भय का वातावरण फैलाने के पीछे है वो तो भाजपा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप सही ढंग से इसे प्रोसेस क्रिएट करें। आप समझिए जो गांव में व्यक्ति है वो घबरा जाता है, हर जो गांव में व्यक्ति है उसके पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती कई लोगों। वो सीधे आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपको टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को। भाई वो कह रहे हैं आप लोगों ने धर्मशाला बना दिया था, आप लोगों की वजह से ये हालत हो गई। समीर भाई एक और बात है, एक मिनट गोपाल जी, जी आदिल से। कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे तो कोई बचे नहीं, वो चाहते हैं कि केवल विभाजन की राजनीति करें, वो असली मुद्दों पे तो बात करना चाहते नहीं है। सो उनका केवल आप देख लीजिए दत्ता जी की आप स्पीच, समीर भाई आसाम में तो कत्लेआम आप लोग केवल इनका पूरा फोकस धर्म और मजहब और जाति की राजनीति है। ये हिंदुस्तानियत की बात नहीं करना चाहते, ये भारतीय की बात नहीं करना चाहते, ये मजहब की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, ये देश को तोड़ने की बात करते हैं। हमारा इनसे निवेदन है, देश को जोड़िए, देश को तोड़िए ना, हिंदुस्तानी बनिए, हिंदुस्तानी बनिए। ठीक है, आरएसएस की विचारधारा देश के लिए जहरीली है, आपकी विचारधारा देश को तोड़ती है। कृपया करके विचारधारा को निकालिए आप। ठीक ठीक ठीक, थोड़ी ह्यूमैनिटी लाइए, थोड़ा सा गुस्से थोड़ी इंसानियत लाइए। एक बात जो ये लाइए ना कि दरअसल कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी और आरएसएस को भी नजर आ रहा है, और डर ये है कि 2019 में ये वोट बैंक कहीं कंसोलिडेट ना हो, इसलिए इसको तोड़ने की कोशिश है। देखिए इसमें कितना दम है मैं आपको बता दूं। देखिए हमेशा से कांग्रेस ने वहां पे राज्य, उसकी सबसे ज्यादा हुकूमत कांग्रेस की रही। कांग्रेस ने वहां के मुसलमानों को, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो छड़ का इलाका है आसाम का, वहां पे मुस्लिम औरतें कुपोषण की अभी भी शिकार हैं। इस वक्त भी अब की जो मौजूदा सरकार है वो उनको निकालने की कोशिश कर रही है। गरीबी नीचे है, चरम सीमा पे इनके 15 साल की सरकार में रहा है। आज भी वहां के गांव ऐसे हैं जहां पक्के मकान आपको नहीं मिल सकते, आजादी के 70 साल के बाद भी। आज भी वो बांस की जो टाट होती है उसके घर बना के वो लोग नदी के किनारे रहने के लिए मजबूर है। ये कांग्रेस की देन रही है। आप यकीन नहीं माने, जब इस वक्त की चुनाव में ये भाषण नहीं, सच्चाई है। आदिल सिंह गोपराई, जब मैं सच बोलता हूँ तो कांग्रेस के प्रवक्ता भाषण, हमें भाजपा की सच्चाई भी पता है। ये आसाम जो लिंचिंग करती है वो भाजपा ही करती है, जो लिंचिंग करती है हिंदुस्तान के नागरिकों को मारती है वो भाजपा ही करती है। आप थोड़ी लिंचिंग के बारे में बता दीजिए फिर हमें, थोड़ी लिंचिंग के बारे में बता दीजिए ना, अपने तरफ किया था। अगर आपने भाषण देना ही है तो लिंचिंग के बारे में बताइए थोड़ा। विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, ठीक है ठीक है, हो गया हो गया, बेहतर बात करिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को वो अच्छा बनाना चाहते हैं। हो गया, आसाम में ये प्राउड फील करके वो वहाँ की सरकार को मदद कर रहा है। ठीक है, आपकी सरकार अतीकुर रहमान साहब हाशिए पे रखा। ठीक है, अतीकुर रहमान साहब, अब आपके हिसाब से आगे क्या होना चाहिए? आगे जो लोग
जो वाकई यहाँ के इंडिया के सिटीजन हैं, समीर भाई, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग तो हैं इस लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, जो कि हैं इंडिया के सिटीजन। नहीं समीर, तमाम वो लोग जो कि यहाँ पर रहते हैं, मेहनत करते हैं, जो कि बिल्कुल निचले स्तर पर हैं सोसाइटी के, वो अगर आप मान भी लो कि वो आप अगर इमिग्रेंट्स हैं, तो भी ह्यूमन राइट्स का एंगल देने के बाद में उनको आपको ये सबसे पहले आश्वासन देना होगा कि अगर वो बांग्लादेश में भेजे जा रहे हैं तो पहले नॉन रिफॉल्वमेंट ट्रीटी के तहत बांग्लादेश से हमको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा कि उनकी राइट और उनकी प्रॉपर्टी वहां पर मेंटेन रहनी चाहिए, उनकी जानो माल की उसका खतरा ना होगा, तब जाके आप उनको डिपोर्ट कर पाएंगे। वरना आपको ही जिम्मेदारी, इंडिया को ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उनको कामकाज देना पड़ेगा और उनकी जो भी बदहाली है उससे बाहर निकालने के बाद में जो कुछ भी पार्लियामेंट तय करे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एंगल ह्यूमन राइट्स और नॉन रिफॉल्वमेंट ट्रीटी का आता है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, कि वो लोग फिर भी अगर आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं तो भी रहेंगे तो यहीं पर। इंटरनेशनल कानून है, उसको नहीं तो बिल्कुल वो रहेंगे या नहीं रहेंगे यह तय करेगी सरकार, और रहेंगे तो उनको वर्क परमिट देना है या रिफ्यूजी स्टेटस देना है या सरकार तय करेगी, और इंटरनेशनल लॉज और ह्यूमन राइट्स को सबको ध्यान में रख के करेगी। इसका आश्वासन राजनाथ सिंह जी भी दे चुके हैं। प्रक्रिया की बात मैं एक जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं प्रक्रिया खराब है। अरे प्रक्रिया तो आपने स्टैब्लिश की थी कि ये 14 डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद ये जो एनआरसी सेंटर्स बनाए थे सारे प्रदेश में, वो आपके टाइम के बने हुए हैं, हम तो उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो प्रक्रिया आपने तय करी, करने का दावा किया जा रहा है वो क्यों ना सही से किया जाए, ताकि अच्छा ऐसे लोग जो कि इंडिया के क्रेडिट सिटीजन हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका, वक्त खत्म हो गया। यासिर माफ कीजिएगा, नहीं तो अजमल साहब का सवाल रह गया। बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो बात, ये डर दिखाया है कि आरएसएस और भाजपा इसके खिलाफ लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने बेवकूफ आज तक बनाया वहां के लोगों को, वो उसका डर उन्हें सता रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।